गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह डिक्टेशन दैनिक जागरण पत्रिका से लिया गया है। रेडी, स्टार्ट। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के साथ यह सुनिश्चित होना एक नई शुरुआत है कि आगे की कार्यवाही संसद के नए भवन में होगी। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सांसदों ने अंग्रेजी सत्ता की ओर से बनवाए गए संसद भवन से जुड़ी यादों का उल्लेख किया और इस दौरान उन उपलब्धियों को भी रेखांकित किया जो बीते 7 दशक से अधिक समय में देखने को मिली। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विभिन्न सरकारों की ओर से संसद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण ही आज देश इस पड़ाव पर है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा जा रहा है वह पूरा होता दिख रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विशेष सत्र के पहले दिन पक्ष विपक्ष के अनेक नेताओं ने संसदीय यात्रा के 75 वर्ष के लंबे सफ़र की चर्चा करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किए। यह भाव संसद के नए भवन में भी दिखना चाहिए। संसद का नया भवन भव्य है और यह कहीं अधिक सुविधाओं से भी लैस है, लेकिन उसकी गरिमा तब बढ़ेगी जब पक्ष विपक्ष आम सहमति की राजनीति की महत्ता को समझेंगे। एक समय था जब संसद में आम सहमति कायम करते हुए फैसले लिए जाते थे और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर स्वस्थ एवं सार्थक विचार विमर्श होता था। यह स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ वर्षों से संसद में आम सहमति मुश्किल से ही कायम हो पाती है। वहाँ हंगामा और नारेबाजी ही अधिक होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विरोध के लिए विरोध की राजनीति हावी होती जा रही है। यह राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। संसद सही तरह तभी चल सकती है और विधेयकों के साथ राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर आम सहमति तभी कायम हो सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को अपेक्षित महत्व देंगे। लोकतंत्र में असहमति के बीच सहमति कायम करनी होती है। आज जब सभी यह मान रहे हैं कि अतीत में संसद में कहीं अधिक सार्थक चर्चा होती थी, तब फिर इसके लिए सभी को सक्रिय क्यों नहीं होना चाहिए कि वह सुनहरा दौर संसद के नए भवन में भी देखने को मिले। निसंदेह ऐसा तभी हो सकता है जब राजनीतिक कटुता और नकारात्मक राजनीति का परित्याग किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि पुरानी बातों को छोड़कर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ हम सबको संसद के नए भवन में प्रवेश करना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव शीघ्र होने हैं और लोकसभा चुनाव भी निकट आ रहे हैं, लेकिन यदि राजनीतिक दल संसद और साथ ही जनता के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सजग और संवेदनशील हों तो संसद के नए भवन में संसदीय कार्यवाही के मामले में एक नई शुरुआत हो सकती है। नशा नाश की जड़ है। पंजाब को तबाह कर चुकी नशाखोरी हरियाणा में भी तेज़ी से पांव पसार रही है। सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाला जैसे पंजाब से लगते ज़िलों में युवा बुरी तरह इसकी चपेट में हैं।
आलम यह है कि अब प्रदेश में नशे की अधिकता से युवाओं की मौत की खबर आए दिन आने लगी है। इस स्थिति से न सिर्फ प्रदेश सरकार चिंतित है, वरन नशाखोरी और नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कई स्तर पर कार्य भी कर रही है। शासन प्रशासन के स्तर पर नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 75 से अधिक नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को जब्त कर चुकी सरकार की निगाह अब 100 और वैसे बड़े नशा तस्करों पर है जिनका नशे का कारोबार हरियाणा से बाहर भी फैला हुआ है। ऐसे लोगों की अवैध संपत्तियां चिन्हित कर उसे जब्त करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए प्रदेश के शीर्षस्थ पुलिस अधिकारी दूसरे राज्यों के पुलिस अधिकारियों से संपर्क साध रहे हैं। यही नहीं, बैंकों से भी संपर्क साधा जा रहा है ताकि आर्थिक रूप से ऐसे लोगों को कमज़ोर किया जा सके। पुलिस ऐसे बैंक खातों पर भी निगाह रख रही है जिनमें से हाल फिलहाल मोटी रकम को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है। सरकार का यह कदम बताता है कि सरकार युवा वर्ग और प्रदेश के हित को लेकर फिक्रमंद है और नशाखोरों पर नकेल कसना चाहती है। बहरहाल प्रदेश में गंभीर होती नशाखोरी का समूल नाश होना ही चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर से जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं उसका समर्थन करना न सिर्फ जरूरी है, वरन युवा पीढ़ी को बचाने के लिए प्रदेशवासियों का भी यह नैतिक कर्तव्य भी है।